हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दी में। आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी ने सन 1803 में एक नियम प्रतिपादित किया था। अब देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है। यानी अगर आपको कोई द्रव दिया जाएगा, यानी कोई भी ऐसी ऐसा पदार्थ दिया जाएगा जो द्रव रूप में हो, यानी गलित अवस्था में हो, तो उसमें अगर हमें कोई गैस को घोलना है तो कैसे घोला जाए। तो हम उस गैस को घोलने में जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे वो गैस उस द्रव में उतनी आसानी से घुलेगी। द्रव यानी वाटर या फिर कोई भी मतलब जलीय होना चाहिए, वो विलयन यानी गलित अवस्था में होना चाहिए। तो उसमें अगर हम किसी गैस को विलेय करना चाहते हैं तो उसमें हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें वो गैस घुल सकेगी। यही क्या है, हेनरी का नियम है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है m प्रोपोर्शनल टू p, यानी m इक्वल टू kp, जहाँ m क्या है, गैस की मात्रा यानी गैस कितनी विलेय हो रही है, और p कितना है, उस पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। अगर हम इसे हटा दें तो एक k लग जाएगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए, सीमाएं क्या होती हैं। अब आपको पता है कि जो हेनरी का नियम है, अब उसको फॉलो कौन कौन सी गैसें करेंगी। अब देखिए, जो वास्तविक गैसें होती हैं वो इस जो नियम को पालन नहीं कर पाती है, लेकिन कम दाब पर वास्तविक गैसें क्या होती है, आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करने लगती है, जिस कारण क्या करती हैं, वो भी हेनरी के नियम का पालन करने लग जाती हैं। अब इसका सेकंड है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए, आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आपने उसे किसी विलयन यानी किसी विलायक में डाला, यानी किसी द्रव में डाला, और उसने उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर ली, तो ये तो नया प्रोडक्ट बन गया ना। तो इसलिए हमें एक ऐसा पदार्थ लेना है जो रासायनिक अभिक्रिया ना करे। तो ये केवल उसी के लिए लागू होगा जो उस प्रोडक्ट से कोई भी रिएक्शन ना करे। अब क्या है, थर्ड क्या है कि जो जलीय द्रव में घुलकर आयनों में विघटित हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए आपके पास जो द्रव है उसमें आपने जो भी आपने गैस उसमें प्रभावित की है या फिर कोई भी अपने प्रोडक्ट उसमें डाला है, तो वो क्या होता है, अपने आयनों में यानी प्लस और माइनस में अगर विघटित हो जाता है तो फिर से वो कुछ नया पदार्थ बना देगा। तो जिससे क्या होगा, जो भी हमारा द्रव है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए जैसे HCl है, वो H प्लस और Cl माइनस में विघटित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ ऐसे पदार्थ को लेना है जो जो आदर्श गैस हो, और वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना करे उस विलायक के साथ, और क्या करे, और वो उसमें घोलने के बाद क्या करे, H प्लस मतलब प्लस और माइनस आयनों में विघटित ना हो। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है। समझ गए आप लोग। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए, ये हमारे 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये तीनों टॉपिक अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं एक साथ। इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे याद रखना जरूरी है। देखिए, आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से इसे सुनिए। देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब इसका उपयोग हमारी दैनिक दिनचर्या में कैसे होता है। अब देखिए, जो भी नियम होते हैं इनका कुछ ना कुछ यूज़ हमारे लाइफ में होता है। अब आप सभी ने कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, मतलब इस टाइप के ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़रूर पी होंगी। अब जब भी आपने उसका ढक्कन खोला होगा तो जो भी हमारी वो पेप्सी है वो बाहर की ओर आती है, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। ये कैसे आती है, देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ CO2 गैस घोली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें CO2 गैस नहीं घोलेंगे तो उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी, और ऑक्सीजन क्या करेगी, उस पदार्थ को के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगी, उसको ख़राब कर देगी। इसलिए CO2 गैस को उसमें मिलाया जाता है। अब जैसे ही हम उस पेप्सी या किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है। ये आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक हेनरी के नियम का अनुप्रयोग ही है। देखिए, आपको कितनी आसानी से याद हो जाएगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट बैंड्स। बैंड्स क्या होता है? अब देखिए, आपको पता होगा कि जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में जाते हैं, यानी समुद्र में, गहरे समुद्र में जाते हैं, वहाँ गोताखोरी करते हैं, यानी वहाँ से जो हमारे नए नए हमारे कभी शिवलिंग या वगैरह कुछ भी नई चीज़ें वहाँ से वो निकाल कर लाते हैं। तो जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब तो उसके अंदर जब वो जाते हैं तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें जो O2 और N2 होती है वो गैस मिली होती है। अब क्या होता है, जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता है और N2 और O2 आपस में घुल जाती है, यानी ज़्यादा प्रेशर हुआ तो दोनों गैसें आपस में घुल गई। अब क्या होगा कि उस वक्त तो प्रेशर ज़्यादा था, अब वो जैसे जैसे सतह पर आते हैं तो O2 और N2 की जो जो विलेयता थी वो कम होने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ऑक्सीजन उनके शरीर में गई होती है तो जो O2 और N2 होती है वो बुलबुलों के रूप में जो उनकी रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें एकत्रित हो जाती है। अब क्या होगा, जब बुलबुलों के रूप में अगर रुधिर कोशिकाओं में एकत्रित हो जाएगा तो जो रक्त का जो प्रवाह होगा उसमें क्या होगी, रुकावट आएगी। तो ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, इसलिए इसे बैंड्स कहते हैं। इसलिए हम इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील गैसों को मिलाते हैं, जैसे हीलियम और नियॉन। नेक्स्ट है इसका एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या चीज़ है? देखिए, आपको पता होगा कि जो उच्च पहाड़ी स्थान होते हैं वहाँ O2 की मात्रा कम होती है, यानी अगर हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या होता है, जो O2 होती है वो हमारी जो रक्त है उसमें अच्छी तरह से विलय नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे उतना प्रेशर नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर होने लगता है, हमारी छाती अंदर की ओर धंसने लगती है तथा जो आँखें हैं वो भी अंदर की ओर धंसी होती हैं, और जो हमारे नाक के नथुने होते हैं वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। और जो उच्च पहाड़ी स्थानों में मतलब जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन वो स्पष्ट नहीं सोच पाते हैं। इन लक्षणों को ही एनोक्सिया कहते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपको अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ज़रूर याद रखना और आपकी दैनिक दिनचर्या में भी ये आपके काम आते हैं। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।